चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो आपके ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड है। आपको ये ज्ञात होगा, मैं आपको स्मरण भी कराते हुए चल रहा हूँ। आज से 27 दिन आपके बच गए हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है तो इस श्रृंखला से डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला का। जो पहला प्रश्न आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये क्या कह रहा है, हमजा नामा के मूल किस पर चित्रित किए गए हैं। ठीक है, हमजा नामा के मूल किस पर चित्रित किए गए हैं। तो बेसिकली बताइए कि जो हमजा नामा है वो किस पर चित्रांकन किया गया है, बताइए। आपके सामने प्रश्न है। सर कपड़े पर। हाँ सर, कपड़े सर पर। कपड़े पर, सूती कपड़े पर। बिल्कुल सही है, सूती कपड़े पर किया गया है। तो आप मुझे ये बता सकती हैं बेटा, इसकी लंबाई क्या थी, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ बताओगी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। चलिए जो भी देख रहा है वो भी इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा आंसर दो। आपने कहा कि सूती के कपड़े पर, तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए कितना लंबाई चौड़ाई है इसकी, बताओ। देखिए, अगर पता नहीं है तो हम बता दें। देखिए ये एक सूती कपड़े में ये बना हुआ है, जो आपका 68 इंटू 52। जो ये है 68 68 × 32 क्या है, सेंटीमीटर ये ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है बेसिकली आप देखोगे इसको 12 खंडों में किया गया है, विभाजित किया गया है। और इसमें कुल कहानियां कितनी हैं, क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें 300-350 क्या हैं कहानियां, इसे हमजानामा के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो यह देखिए 350 कहानियां हैं। कितने खंडों में इसको विभाजित किया गया, 12 खंडों में। और इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो 68 × 32 ये इसकी क्या है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि दूसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि मृत्यु सैया पर शाहजहां का चित्र जो बनाया था वो उसका चित्रकार कौन है, किसके द्वारा बनाया गया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर। अमीनाथ टैगोर। बिल्कुल सही बेटा, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है, बताइए। चलिए आंसर दीजिए। जो भी सर ऑनलाइन प्लेटो। देख रहा है वो भी आप आंसर दे सकते हो बच्चों। चलिए हाँ बोलिए, क्या कहा। सर प्लेटो। प्लेटो। अच्छा प्लेटो। तो प्लेटो ने क्या कहा था, ये वैष्णवी आप बताओगी। सर कला सत्य की अनुकृति है, ये कहा था प्लेटो हाँ ने। तो यहाँ पर क्या दिया, कला की सत्य की अनुकृति कहा है हमने यहाँ पर। ये यहाँ पर किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है, ये पूछा जा रहा है। आपके सामने प्रश्न आपको दिया हुआ है, उसके उपरांत भी आप गलत आंसर दे रहे। तो मैंने आज जानबूझ के यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हटा दिए हैं सारे, क्योंकि ऑप्शन मैं यहाँ पर नहीं रखना चाह रहा हूँ था, इसलिए मैंने हटा के। चलिए बताइए, जो भी ऑनलाइन दिखा है तुरंत बच्चों आप भी आंसर दीजिए। हाँ बोलिए। सर कला अरस्तु ने कहा था ये। बताइए ना, आप लोग बताओ क्या कर रहे हो आप। चलिए आंसर दो फटाफट, इतना देर नहीं होनी चाहिए। ये तो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं तो पूछी जानी है, तो ये तो निश्चित रूप में लेके चले कि हाँ आपकी परिभाषाएं तो पूछी जाएंगी। आप किसने क्या कहा था ये मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं है, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि आप पेपर निकट आते हुए जा रहे हैं। किसने कहा था। सर अरस्तु ने कहा था कला अनुकरण है। अनुकरण। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए, पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन। सत्य का, कला सत्य का प्रतिबिंब है। हाँ तो क्वेश्चन ये दे रहा है, आप मुझे क्या आंसर दे रही हैं बताओ, बताइए। चलिए भारती आप दीजिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों आप भी दीजिए। आज की प्रश्नों की जो श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर इसका नहीं बता रहा। चलिए आंसर नहीं पता है, जो ये कहा गया है, ये जो कहा गया है, ये रिस्कन करके हैं, रिस्कन के द्वारा ये कहा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। अब बात है चौथे नंबर के प्रश्न पे। सर रस्किन या रिस्कन है, रिस्कन। रस्किन या रिस्कन है, रिस्कन। रस्कन करके है, तो दिया देखिए। हाँ वही रस्किन ना? रस्किन है, उनकी दो और है रस्किन की। हाँ हाँ बस अब कह दिया, छोड़िए। चलिए प्रिंस ऑफ वेलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये जो संग्रहालय है प्रिंस ऑफ सर वेलेस मुंबई कहाँ है, सर मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। दिल्ली में। दिल्ली में।
सर मुंबई बिल्कुल ठीक है, मुंबई में ये संग्रहालय स्थित है। सही कहा। अब 5वें नंबर का प्रश्न, अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हो किस काल में हुआ है? सर गुप्त गुप्त काल में। सर गुप्त काल में वाकण ठीक है। आप देखिए, आज जो हमारी कुल टोटल श्रृंखला है, कितने सही उत्तर दे रहे हैं आप अपना नोट भी करते जाइएगा। लास्ट में आपसे पूछूंगा, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, लास्ट में आप भी कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चलिए, दूसरे नंबर, छठे नंबर का प्रश्न है कि भीमबेटका की खोज हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी इसकी खोज? सर 1958 में वाकण करने। हाँ सर 1958 बीएस का करने। ठीक है, कहीं पर ही बिल्कुल सही कह रही हो। कहीं कहीं पर आपको जो किताबें हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। कहीं पर 1957 दे रखा है, 58 दे रखा है। तो ये प्रोफेसर के विष्णु वांकण करके हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए, 7वें नंबर का प्रश्न है कि घायल सुअर का जो चित्र किस गुफा में बनाया गया है? सर मिर्जापुर। और कौन सा जिला है, बता सकते हैं? गांव बताइए। देखिए, एक पहाड़ी, सर कहते मिर्जापुर के भल भल कहते भलडरिया। भलडरिया। बिल्कुल सर भलडरिया में। बहुत सुंदर, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। ये किसने कहा? ये कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने कहा था कि कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है? बता सकते हैं? जितने भी ऑनलाइन बच्चे सर पता देख नहीं रहे हो, इसका। आप लोग इसका आंसर दीजिए। अगर आपको इस श्रृंखला में जुड़ना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए बेटा, बताइए किसने कहा है कि जो कला भावों की क्या है, पृथ्वी पर अवतार है? किसने कहा था? वैष्णवी बेटा, बताइए बच्चा। चलिए, आप लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसको गिव अप करोगे मुझे लग रहा है, ठीक है ना? तो हम इसका आंसर बताते हैं। तो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। इनके द्वारा ये कहा गया था कि कला भावों की भावों का क्या पृथ्वी पर अवतार है। ये कौन है आपके? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है इनका नाम, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न देख पा रहोगे कि कला ईश्वरी कीर्ति के प्रति मानव आह्लाद की क्या है, अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? रस्किन। और बताओ कोई। रस्किन। यस सर रस्किन। सर रस्किन। बिल्कुल ठीक है, ये इनके द्वारा रिस्कन के द्वारा कहा गया है। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है, ये कला अधि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का क्या है, माध्यम है। ठीक है, ये जो सब, सर ये हिगल गूगल। हिगल महोदय ने। ठीक है, गुड। चलिए, 11वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त करना है कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। किसने कहा है ये? सर टॉल्स्टॉय का है। गुड, हाँ सर टॉल्स्टॉय। वेरी गुड। देखिए, चलिए 12वें नंबर का प्रश्न है, ये मध्यकालीन चित्र शैलियां नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? मध्यकालीन चित्र शैली नामक एक पुस्तक लिखी गई है। ये किस शख्स द्वारा ये लिखी गई है, बताइए। चलिए, जो भी ऑनलाइन ये वाला नहीं पता। देख रहे हैं बच्चों, आप लोग भी आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए, वैष्णवी, आवाज आ रही बेटा? सर नहीं पता। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं पता तो तुरंत बोलिए कि मुझे नहीं पता, ठीक है। ये जो कहा गया आपको आता है, मगर आपको समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन का, मुझे लगता है सभी को आता होगा। ये मध्यकालीन चित्र शैली नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, अगर आपको स्मरण होगा, ये राय कृष्ण दास द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो याद रखिएगा, इस किताब में अगर हम चर्चा करें, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं जानता हूँ, इसमें जो ये लिखा है ना, इसमें था कि भारतीय लघु चित्र शैलियों का प्रारंभ जहाँ से होता है। तो राय कृष्णदास ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी मध्यकालीन चित्र शैली में, जिसमें बादामी हो गया, पल्लव हो गया, संतवासला हो गया, चाहे एलोरा की बात करें या अभ्रंग शैली की बात करें या पाल शैली की, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की विवेचना इस पुस्तक में किसने की है?
आपके अनंत कुमार स्वामी द्वारा की गई। और आपको ये बता दूं, और जो ये चित्र है ना, इस चित्र में अगर देखें, जैसे पाल शैली हो गया, अभ्रंग शैली को छोड़कर जो पहले जो चीज़ें की उल्लेखित हैं उनका इसमें अध्ययन किया गया। एक मध्यकालीन चित्र शैली में जिन कलाओं को छोड़ा गया है, पाल शैली होगी, अभ्रंग शैली को इसको छोड़ दिया गया है, और सभी जितने भी शैलियाँ हैं जो चित्रकला के अंतर्गत जो आधार रहा है, भित्ति रहा है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा, जैसे पाल शैली होगी, अभ्रंग शैली की में क्या ताड़पत्र और गुफा चित्रों को सरलता से किया गया, इसमें पृथक करके दिखाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, खैर, अब यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में कागज बनाने की जानकारी भारत में किस वर्ष आई थी, ये बताने कब आई थी चित्रकला बनाने। सर 13वीं शताब्दी। है, चलिए और बताओ। सर 14वीं शताब्दी। सर 14वीं। 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। आप देखिए, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा 14वीं शताब्दी, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आपको ये याद होना चाहिए। देखिए, ये गलत है। तो जो ये कागज बनाने के जो ये आविष्कार, अगर हम बेसिकली अगर भारत में इसकी जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो 10वीं शताब्दी में, जब भारत में आक्रमण किया गया था, क्या बोलते हैं, अरब के जो मुसलमान थे, जब वो उन्होंने क्या करा, भारत में आक्रमण करा, तब वो इस जानकारी को अपने साथ भारत लाए थे। और ताड़पत्र के स्थान पर लेखन के लिए इन्होंने क्या किया था, कागज को अधिक टिकाऊ बनाया और सरलता से इसमें निश्चित रूप में लंबाई या उसके आकार के हिसाब से ये चित्रांकन किया। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ मैं बहुत हिस्ट्री में पीछे ले जाऊं, जिस प्रकार से आपको ये भी पता होगा कि जैसे धर्म प्रचार के लिए ताड़पत्र और साथ ही भोजपत्र पर जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, या उसमें कहें चित्रण की जो परंपरा जो रही थी, उसके पीछे अगर देखें, जो बौद्ध हो गया, साथ ही जैन धर्म के ग्रंथों में धर्म प्रचार के माध्यम से के रूप में इसको प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, चीन से कागज की जो विधि का जो आविष्कार, जो भारत, अगर मैं कहूँ, जो ये चीन से जो मुसलमान थे, इन ये क्या लाए, अरब को ये लाए। चीन से इन्होंने क्या करा, अरब में ये लाए। अरब में जब ये लाए, फिर जाके इन्होंने 10वीं शताब्दी में भारत में आक्रमण करा। तो भारत में जब ये आक्रमण करा तो इस विधि को ही अपने साथ लेते हुए आए थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो क्वेश्चन होगा 10वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी के? हाँ सर। चलिए, यस अब सर। यहाँ और सर इसमें ग्रंथ काल के टाइम पे पहले यूज हुआ था ना कागज का, देखिए, ग्रंथ जो मतलब बना नहीं, था उसमें। देखिए, अभ्रंग शैली में हम तो अभी हमारे 11वीं वाला जब हम टाइम। अभ्रंग शैली की बात करते हैं, पाल शैली के ताड़पत्र की बात करते हैं, तो उसमें ताड़पत्रों में ग्रंथ लिखे, उसमें चित्रांकन किया। तो बाद में जब जो अरब के मुसलमान थे, जब ये भारत में 10वीं शताब्दी में आए, तो इन्होंने आक्रमण करा, तो ये जानकारी भारत में आई कागज से रिलेटेड, तब जाके इसमें ताड़पत्र के स्थान पर भी क्या हुआ, कागज का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर ये आप माल नहीं है, यहाँ पर आप माल पढ़ोगे, गलत है, ये पाल है। पाल राजाओं के काल में मंदिरों के शिखरों की जो शैली बनाई जाती है, मंदिर के जो गुंबद बनाए जाते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो शिखरों की जो शैली, किस शैली में बनाए जाते थे, जो पाल राजाओं के काल में जो मंदिरों के शिखर बनाए जाते हैं, किस शैली में बनाए जाते थे? ये जितने भी आज मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, तो सारे आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत ही मैंने सारे क्वेश्चन आज बना रखे हैं। तो बताइए, पाल राजाओं के काल में जो मंदिरों के शिखर बनते थे वो किस शैली में बनते थे, बताइए। एनी आइडिया? नहीं। चलिए सर गौतिक शैली में। बेटा, कहीं दूर मत जाओ। देखिए, ये बाल राजाओं के शासनकाल में जब मंदिरों का शिखर बनाया जाता था, आपने देखा होगा मंदिरों के जब शिखर बनते हैं तो ये जो बनाए गए थे, ये नागर शैली के अंतर्गत इनको बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके नागर शैली, यहाँ पर लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर नागर शैली। अब आते हैं 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का जो प्रश्न है, प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ में कुल कितनी पंक्तियों को रचा गया है, ये बताइए। इसमें कुल कितनी पंक्तियां लिखी गई हैं? प्रज्ञा पारमिता नामक जो ग्रंथ है, तो इसमें कुल पंक्तियों की संख्या मुझे बता सकती हैं? सर पंक्तियां मतलब श्लोक। पंक्तियां क्या क्या होंगी? एक पंक्तियां 1 2 3 4 5 6 करके जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर ए पंक्ति, दो। सर
एक चीज आप देखिए, अब मान लीजिए मैंने कहा ये नेपाल में पाल शैली के प्रारंभिक चित्र ग्रंथ ताड़पत्र में ये लिखे गए, ये आपका एक मान लो ये पूरा एक श्लोक आ गया। अब ये श्लोक चार जी चार सर। लाइनों का भी हो सकता है। अब मैं बेसिकली कहूँ जो ये प्रज्ञा पारमिकता नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मैंने कहा कुल लाइनें कितनी है, कुल पंक्तियों की जो रचना की गई ग्रंथ में वो कितनी है ये आपको बताना है। जैसे मैंने कहा एक लाइन ये लिख दी है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन है, इस प्रकार से बताइए। एनी आइडिया? नहीं सर। चलिए इसको नोट करते हुए जाइए। जो प्रज्ञा पारमिकता जो नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कुल क्या है, 8,000 क्या है पंक्तियां हैं। और बौद्ध धर्म ये गौतम बुद्ध ने जो ग्रह कूट करके वृत्त कूट करके पर्वत है, उस पर्वत में इसको लिखा गया था। तो याद रखिएगा 8,000 इसमें पंक्तियों की रचना की गई है, याद रखिएगा 8,000। ठीक है। सर इसमें ना सर ये प्रज्ञा पारमिता में श्लोक भी 8,000 हाँ ही तो है। 8,000 ही है, लेके चलिएगा। ठीक है 8,000। ठीक है चलिए यहाँ पर आप देखिए 16वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है नेपाल में पाल शैली के प्रारंभिक चित्र जो ताड़पत्र में कितने फीट के बने थे, बताइए कितने फीट के उसमें बनते थे नेपाल में। नेपाल में मैं बात कर रहा हूँ, भारत में नहीं बात कर रहा हूँ। नेपाल में जो पाल शैली के जो प्रारंभिक जो चित्र बनते थे ताड़पत्र पर, वो कितने फीट के बनते थे बताइए। चलिए आंसर दीजिए। जो भी ऑनलाइन देखेगा तो बेटा आप भी आंसर दीजिएगा, मूर्ख दर्शक तो बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि आपके 27 दिन आज से बच गए हैं शेष। सर 22 इंटू हाँ जी, थोड़ा लाउडली बोलिए बेटा, मेरे को सुनाई सर कम दे रहा है। सर पाल शैली के चित्रों का आकार 22 इंटू 2। ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ। मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन हो बना देखिए, क्वेश्चन जो दिया है उसके अनुसार बात करिए। नेपाल में पाल शैली के जो प्रारंभिक चित्र बनते थे ताड़पत्र में, वो कितने फीट के बनते थे, तो चलिए मैं बताता हूँ। जो ये बनते थे वो 10 से 12 फीट के ये चित्र उसमें बनते थे नेपाल में। ठीक है, किससे, 10 से 12 फीट। अब बात करेंगे 17 नंबर के प्रश्न है। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि ताड़पत्र ग्रंथ का औसत आकार क्या होता है। ताड़पत्र का ग्रंथ का जो औसत आकार है तो ये क्या होता है, बताइए जल्दी से। मुझे तो लगता है कि वैष्णवी इसका आंसर तो पक्का देना बेटा। चलिए बोलिए, सभी लोग दीजिए। तालपत्रों की माप 22 इंटू 2.5। हैं, और लोग बोलिए। नहीं आ रहा है तो या फिर कहिए, सर या 22 तो कहिए नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और कहिए। भारती आंसर दीजिए। नहीं सर, नहीं पता लग रहा। देखिए अब मैंने लिखाया भी था आप लोगों को, इसका जो माप था 22 सही 1/4 लिख लीजिए। 22 सही 1/4 गुणा 2 सही 1/4 क्या होता था, जो ताड़पत्र नामक जो ग्रंथ का जो औसत आकार होता था 22 सही 1/4 गुणा 2 सही 1/4, ये इसका औसत हुआ करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये इसका आंसर मिटाना भूल गया था, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर देख लिए ताड़पत्री ग्रंथों के चित्रों का जो आकार होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो जब हमने यहाँ पर बात करी थी ताड़पत्र ग्रंथ, जो ताड़पत्र ग्रंथ का औसत आकार, हम ग्रंथ के औसत आकार की बात कर रहा हूँ मैंने, जो आपको बताया कि 22 सही 1/4 गुणा 2 सही 1/4। अब यहाँ पर जो ताड़पत्र ग्रंथ था, उस ताड़पत्र ग्रंथ में जो चित्र बनते थे वो चित्रों का आकार होता है कितना होता है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे, यहाँ पर मैंने ऑप्शन हटाया मिटाया नहीं था, तो आपको यहाँ पर सरलता से दिख गया होता। 2 गुणा 2 सही 1/2 से ये अधिक नहीं होता था ताड़पत्री चित्रों के ग्रंथों का आकार। समझ में आ गया। चलिए अगले हाँ क्वेश्चन सर। की तरफ बढ़ते हैं। तो उदयगिरी और साथ ही खंडगिरी की जो गुफाओं की संख्या है, इन उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं, खंडगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं, चलिए बताइए। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ा के रखे हैं,
ये इस पे चर्चा भी करके रखी थी। चलिए वैष्णवी आंसर दीजिए। आप लोगों को अगर कोई सी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बोल दीजिए सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बता दीजिए, अन्यथा मैं बंद कर दूंगा क्लास। ऑनलाइन जितने भी सर नहीं आता है। ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान मनन करिए। देखिए किसी को आता है, हाँ या ना? नहीं नहीं तो, सर, नहीं तो सर। बेटा मुंह में दही जमा के रखिए क्या आप सभी लोगों ने? नहीं आता तो नहीं आता, खत्म बात। इसमें इतना शर्माने की बात है? तुम्हारी बेइज्जती थोड़ा हो रही कोई? देखिए जो खंडगिरी में जो गुफाएं थी वो आपकी 19 गुफाएं थी, और जो उदयगिरी में जो गुफाओं की जो संख्या थी वो आपकी 16 गुफाएं थी। देखिए जो थी खंडगिरी में 19 थी और आपकी उदयगिरी में 16 गुफाएं की ये गुफाएं मिली थी, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 20वें नंबर की प्रश्न है। अब यहाँ पर मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बना रखा है। तो उदयगिरी और साथ ही खंडगिरी की गुफाओं का जो संरक्षण किस सम्राट ने किया था? ये ऐसा कौन सा सम्राट था जिन्होंने इन दोनों गुफाओं का, अगर हम बात करें एक ही पहाड़ी पर बनी है, ठीक है, तो इन गुफाओं का संरक्षण किस शासक द्वारा किया गया था, किस सम्राट ने किया था, ये बताइए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, मूर्ख दर्शक बिल्कुल मत बनिए, अंधी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जुड़ने की कोशिश भी मत कीजिए, हट जाइए। चलिए बेटा, सर कलिंग शासक खारवेल के समय बहुत बनी। सुंदर, ये सही कह रही हैं आप। ये जो कलिंग सम्राट था खारवेल द्वारा इसको, इनका संरक्षण इस राजा के द्वारा इनका संरक्षण किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं तो आप देख पा रहे होगे, इतने में ही आप चक्कर खा रहे हो। अब देखिए 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुद्ध के मानवी मानवीय रूप की मूर्ति की कल्पना सर्वप्रथम किस स्थान पर की गई थी? कि अगर आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध की जो मानव रूपी जो मूर्ति का सर्वप्रथम जो कल्पना की गई थी वो किस स्थान पर की गई थी? सर मथुरा। और लोग बोलिए। नहीं और पता बच्चे सर। ऐसे हैं ये कहने में भी इतना शर्मा रहे हैं कि सर हमें नहीं आता है। मैं फिर सबको हटा दूंगा, मैं सिर्फ एक वैष्णवी को ही इस क्लास में ज्वाइन कराऊंगा, मैं सबको लेफ्ट कर दूंगा यहाँ से, याद रखना। देखिए ये जो कहा गया है कि आपको हमने जब गांधार शैली मथुरा शैली जब पढ़ाई थी तो वहां पर आपने पता होगा कि बुद्ध की जो मानव रूपी जो मूर्ति को बनाया गया था, जो उसकी सर्वप्रथम जो कल्पना की गई थी वो मथुरा से की गई थी। आपने पढ़ा होगा मथुरा शैली, आप गांधार पढ़ा होगा, ठीक है। यो उस समय की हम बात करें, जो मथुरा थी अपने कला, ये जो बुद्ध की मूर्तियों के लिए, बहुत शानदार मूर्तियों के लिए ये वाला केंद्र जाना जाता है अपने आप में। अब बात करते हैं 22वें नंबर का प्रश्न कि भील के टीले का समय मार्शल ने किस शताब्दी पूर्व माना था? आपका भील का एक टीला था, तो इस टीले का जो समय जो बताया था मार्शल ने किस शताब्दी पूर्व में माना था? चलिए बताइए। आप ये मत सोचना कि आपके अनुसार प्रश्न बनेंगे, तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो सोच लीजिए कि मेरिट क्या जाएगी, कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर में होगा। चलिए बताइए, वैष्णवी आप बताओ। सर ये भरूच का टीला है, भीर का टीला तो नहीं भीड़ सुना का सर। टीला है बेटा, आपने उतना डिटेल में पढ़ाई नहीं होगा, पहली बात है, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में लाया हूँ इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो जो ये जो भीड़ का जो टीला है, तो किसी को नहीं आता है, तो जिसे नहीं आता है सीधे बोल दिया कि नहीं आता है, जो भी ऑनलाइन देख रहा है नहीं आता तो बोल दीजिए। तो इस टीले का जो समय माना गया था जो मार्शल द्वारा, ये कहा था कि 7वीं से 4थी शताब्दी के मध्य में इसको बना था, ईसा पूर्व 7वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व इस टीले का समय ये मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। तो किसने कहा था कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति की कल्पना या आविष्कार गांधार में हुई? ये आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि ये गांधार शैली से रिलेटेड है। अगर आपने गांधार शैली पढ़ी होगी, मैंने शानदार तरीके से पढ़ा रखी है, तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को देखा होगा। एक व्यक्ति था, इसने कहा था कि सबसे पहले जो बुद्ध की जो मूर्ति की जो कल्पना की गई थी कि हाँ इसको इस प्रकार से मूर्त रूप दिया जाएगा, तो इसका जो आविष्कार माना था वो कहा था कि इसने कि गांधार में हुई थी। और बहुत से ऐसे विद्वान थे कि उन्होंने कहा नहीं, ये गांधार में नहीं हुई थी। आपको स्मरण दिलाने के लिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा नहीं, ये गांधार में नहीं हुई थी, ये फलानी फलानी ढिमकने जगह में हुई थी। तो बताइए किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी। नहीं बेटा, आनंद कुमार स्वामी बिल्कुल भी नहीं। तो आप नहीं नोट पता कर सर, लीजिए इसे। मैं भी आनंद कुमार था। नहीं पता है। हाँ तो हाँ, नोट कर रहे नोट सर। कर लीजिए। ये जो कहा गया था, तो ये थे विंसेंट स्मिथ थे, विंसेंट स्मिथ हो गए, और सर जॉन मार्शल। ये दो शख्स थे। इन दो शख्सों ने ये कहा था, अगर तुम एक भी शख्स का नाम अगर मान लीजिए वहाँ पर विंसेंट स्मिथ या फिर सर जॉन मार्शल या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं ऐसा आता है, तो आप ये कोशिश मत कीजिएगा। आपके यहाँ पर सर जॉन मार्शल आता है तो या आप उसको टिक कर दोगे, या फिर ये जो आता है ना ए बी दोनों, तो आप वहाँ पर ए बी दोनों को ही टिक मारोगे। जो स्मिथ हो गया और साथ ही आपके सर जॉन मार्शल हैं, ये दो शख्सों ने ये कहा था कि भैया जो बुद्ध की जो पहली मूर्ति जो बनी थी उसकी जो संकल्पना का आधार माना गया था, तो इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब आते हैं 24वें नंबर का प्रश्न है। ये कनिंघम के अनुसार, ये जो अभी बिटिया आप कह रही थी कि भरूत स्तूप का निर्माण माना गया है, अब ये आप भरूत स्तूप की जो चर्चा कर रही थी, तो ये है कनिंघम के अनुसार जो भरूत स्तूप का निर्माण माना गया था, किस वर्ष में माना गया था, उसका समय बताइए। अगर मैं सर आपसे इसका 1873। है 1876। सर 1876। और सुनियो, अब मैं इसका भरूत स्तूप का ये बताइए व्यास क्या है बेटा, वो पूछूंगा तो आप बता दोगी। सर 68। बिल्कुल है, सही है, 68 तो आपने सही बताया। मगर जो कनिंघम के आधार पर जो भरूत स्तूप का निर्माण का जो समय माना गया था, वो जो आप बता रही वो बिल्कुल गलत है। जो इसके द्वारा जो माना गया था, लिख लीजिए, 250 से 200 ईसा पूर्व ये माना गया था। ठीक है, ईसा पूर्व 250 से 200 ईसा पूर्व के मध्य में कनिंघम ने ये कहा था कि जो भरूत स्तूप है इसका निर्माण ये माना गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको ये जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े थे या फिर जिन्होंने भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा होगा, तो इससे रिलेटेड मैंने प्रत्यक्ष तौर पे एक वीडियो भी बनाई है, आप बच्चों को मैंने शेयर भी करी थी कि यक्षिणी जिसे हम कहते हैं चौण धारणी, जिसने चौण पकड़ी हुई जो मूर्ति है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई क्या थी, ये वाला जो क्वेश्चन था। बेसिकली अगर आप देखोगे, अभी आप लोगों ने अभी यू सेट का पेपर नहीं दिया था, जो आपके कि ना 8 साल, ये 8 साल बाद जो हुआ था, ऐसे करके जो पेपर हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था, तो यू सेट का पेपर था, बहुत लंबे टाइम बाद वो पेपर हुआ था। ठीक है, 2016 में वो पहला पेपर हुआ था, उसके बाद सीधे ये 24 में इस पेपर का आयोजन किया गया था। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, तो उससे रिलेटेड मैंने आज ये प्रश्न इसको मैं रख दिया है, तो आपके सिलेबस में है, आपके जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग है। तो चौण धारणी मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मुझे बताइए। 5 फीट 2 इंच। 5 फीट 2 इंच। अगर आपने फिट में बताया तो शायद ये होगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, जो इसको नापा गया है बेसिकली, तो 172.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। कितनी है? 172, सॉरी 62 है, 72 नहीं, 162 पॉइंट क्या है 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और ये चौण धारणी मूर्ति के बारे में कुछ पता है, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये सर पटना से। पटना कौन सी जगह से? सर दीदारगंज पटना। बिल्कुल ठीक है, बिहार दीदारगंज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिहार से। अब देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है कि बैठे हुए बुद्ध है, गांधार शैली, मैंने इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने गांधार शैली लिख दिया कि जिससे कि आप ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बैठे हुए बुद्ध है की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, ये बताइए। माध्यम पूछ रहा है। सर काला काला स्लेटी पत्थर। नहीं बच्चा, गलत है, और बताओ।
जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी दीजिए। आप सर कहाँ से मैं? हाँ, मैं कांसे में ढाल दूं आपको भी। आपने कौन सी वाली बुद्ध की मूर्ति देखी जो कांसे में ढली हुई है? मैं तो सिर्फ एक डांसिंग गर्ल नित्यांगना वाली मूर्ति देखी है जो आपके मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो मूर्ति मिली है, तो वो कांसे में बनी है, जिसका एक पैर घुटने में, एक पैर टू हाथ क्या है, एक पैर ने एक हाथ उसके घुटने में आधा मुड़ा हुआ है, तो वो मैंने देखी है। तो गांधार क्या वैष्णवी आपने भी देखी है बुद्ध की कांसे में बनी हुई मूर्ति? नहीं सर। तो भारती के लिए अलग से बनी है मूर्ति। और बताइए पुष्पा जी। सर मुझे और नहीं ये आशीष बताइए, क्यों गुमसुम क्यों हो गए? सर काली स्लेटी में बनी है शायद। शायद का मतलब क्या होता है भाई? तुम यहाँ पर कोई किस चीज़ का पेपर दे रहे हो? एलटी का, जो ग्रेड पे आपका क्या 4600 ग्रेड पे है, तो यहाँ पर शायद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पहली बात, मैं इसलिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे ही नहीं, इसलिए हटा दिया सारे कुछ, कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में वो प्रश्न आ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ पे वो ऑप्शनों पे डिपेंड रहो। ऐसे कभी आदत मत बनाना कि आप ऑप्शनों पे डिपेंड। आप हम कोई भी टीचर होता है, आपके जो गुरु होते हैं, जो आपके स्कूल में जो पढ़ाया होगा या कॉलेज में जिन्होंने भी पढ़ाया होगा, आपसे हमेशा वो एक ही बात कहते हुए आए होंगे। उन्होंने कहा कि बेटा जितना विस्तार से पढ़ सकते हो, जितना डीपली पढ़ सकते हो, उस प्रश्न को समझिए। जब आप डीपली पढ़ना शुरू करते हो, जब क्वेश्चन, फिर आपको क्वेश्चनों के उत्तर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डीपली पढ़ चुके हो, तो सीधे क्वेश्चन आते ही आंसर देने की आदत ये होनी चाहिए। तो ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये जो बना है ना, ये लाल बलुआ पत्थर में बना है। आपको बता दूं, जो बैठे हुए बुद्ध की जो गांधार शैली में जो बनी है, तो लाल बलुआ पत्थर है। और ये इसका अगर आकार की बात, हाँ सर बोलिए। सर लाल बलुआ पत्थर से तो मथुरा में बनी है सर, गांधार में काला नहीं, स्लेटी पत्थर। गांधार गांधार में वो स्लेटी, जो स्लेटी कलर के पत्थर में हाँ आप ये कह रहे हो। सर, गांधार में काला हाँ, तो स्लेटी है। गांधार में, सर मथुरा में हाँ है लाल तो बलुआ सुनो, पत्थर। मथुरा में है। तो ये जो ये बैठी हुई जो बुद्ध की मूर्ति है ना, ये जो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, ये आपके क्या है, लाल बलुआ पत्थर ही में ही है। इसको हटा दीजिए फिर, ठीक है। तो बैठे हुए बुद्ध की जो हाँ सर, ये सही। हाँ सर, अगर गांधार हट जाएगा तो ठीक है। मथुरा हाँ में बैठे हुए बुद्ध ठीक है। मथुरा में ही तो है ये सर। अब एक चीज सोच लीजिए, बैठे हुए बुद्ध की एक ही जगह मूर्ति बनी है ना, आपके गांधार में कोई मूर्ति ऐसी नहीं बनी है। अब ये भी इतना ध्यान रख लीजिए, बैठे हुए बुद्ध की एक ही मूर्ति है जो आपके लाल बलुआ पत्थर पे बनी है। और ये इसकी अगर मैं औसत आकार की बात करूँ, 75 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न, अपेक्षा करूंगा सभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं लास्ट में आपसे आपके क्वेश्चनों का आंसर भी पूछूंगा कि आपने कितना टाइम करें। बसंत विलास नाम का एक, ये पढ़ा होगा, बसंत विलास कितने फीट कपड़े में इसको लिखा गया है? कितना बड़ा ये, कितने लंबा ये फीट ये कपड़ा है जो इसको बसंत विलास को लिखा गया है? तो मुझे बता सकते हैं? सारा कुछ पढ़ा के रखा है, आज सारा गुड़ गोबर कर दिया आप लोगों ने। चलिए बताइए, बसंत विलास कितने फीट कपड़े में लिखा गया है? एक आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो बसंत विलास है वो एक कपड़े में है, ठीक है। इसको कुंडली नुमा, जो आपकी कुंडली होती है उसकी तरह उसको लपेटा जाता है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये यहाँ पर कपड़े में लिखा गया है, तो कितने फीट है? चलिए आप बताइए। नहीं आता है तो बोलने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर नहीं आता है, इसका सुना तो है बट ये याद तो नहीं याद आएगा भी नहीं है। बेटा, अभी वो जब पेपर हो जाएगा ना, उसी समय याद आएंगे जब पेपर हो जाएगा। उसके बाद जब घर आओगे, अरे ये तो इसका उत्तर ये था, हाय मैं गलत करके आ गया, चिट यहाँ पर ही मैं मार खा गया, 1 नंबर और आ जाता था, मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। तो फिर इस प्रकार के क्या होते हैं, एक्सक्यूज लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये 37 फीट कपड़े में ये बना है, याद रखिएगा, ये 37 फीट का कपड़ा है। तो इस कपड़े में इसको बनाया गया है। तो अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया कि बसंत विलास में कुल कितने चित्र अंकित किए गए हैं? जो ये इतना, ये 37 फीट ये कपड़ा है, ठीक है, 37 फीट लंबा एक कपड़ा है। इस कपड़े में कितने चित्र अंकित किए गए हैं? चलिए वैष्णवी आंसर दीजिए। सर 79। और लोग बताइए। इन्होंने कहा कि 79 है। तो मैं और लोगों से पूछना चाहता हूँ
ये किस पर आधारित है बसंत विलास? वैष्णवी आप मत बताना, बताइए। सर कहते 12 ऋतुओं का। क्या? सर मौसम मतलब मौसम के ऊपर 12 ऋतुओं का। 12 ऋतु होती हैं? ऋतुएं कितने होती हैं बेटा? नहीं 12 वो तो मतलब हर मौसम के ऊपर। आप जितने भी ऑनलाइन देख रहे होंगे, जितने भी लोग देखेंगे, फिर उसमें आपकी मजाक बनाएं कौन सी ये लड़की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। तो बेसिकली जो ये बनाए आपने ऋतु संहार, वो है ऋतु संहार पर, ऋतुओं पर ये आधारित है। ये कालिदास का जो ऋतु संहार है ना, उस पर ये आधारित है। और इसमें बेसिकली आप देखोगे जो दाम्पत्य का, प्रेम प्रसंग का इसमें जिक्र किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 29वें नंबर का प्रश्न है, चौरा पंचाशकी का में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है, बताइए। सर बसंत विलास में कितने चित्र बने हैं, मैं तो नोट ही नहीं है। अभी कुछ बताया था 79, कहाँ है ध्यान आपका 79? इसलिए मैंने नहीं बताया। नहीं मतलब आपने करेक्ट है वो नहीं बताया ना। इतने इससे ज्यादा चित्र बने ही नहीं है तो कहाँ बताया? वैष्णव ने आंसर दे दिया था, तो इसलिए मैंने उसके पीछे का चीजें बता दी। हाँ मतलब 79 तो बताया था, लेकिन कंफर्म नहीं किया था नहीं आपने नहीं, कि मैं सही है। उसमें सही था वो, ठीक है। तो 79 चित्र बने हैं, अच्छा। जो कि आपके कालिदास के जो ऋतु संहार है उस पर ये आधारित है। इसमें दाम्पत्य प्रेम प्रसंग का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब आते हैं चौरा पंचाशकी का में कुल कितने श्लोकों का वर्णन हमें किया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है 79 का कि चौरा पंचाशकी का में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है। अब कितने श्लोक हैं इसमें ये बताना है। चलिए बताइए वैष्णवी, आप बताइए। आपको न्योता नहीं देना पड़ेगा मेरे को बार बार, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी बताइए। कोई आइडिया? नहीं सर। नहीं सर। देखिए अब मैं लास्ट बार आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर आपने जो क्वेश्चन आता है तो बोला हाँ सर मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, तुरंत नहीं बोला तो मैं क्लास एंड करने वाला हूं, याद रखना। देखिए चौरा पंचाशी का में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया, तो इसमें 50 श्लोकों का वर्णन किया गया। 50 श्लोकों का मात्र एक क्या है, ये चौरा पंचाशी का नामक एक क्या है, ग्रंथ है। अब इसमें क्या था आपको मैं इसकी थोड़ा सा ये स्टोरी बताता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चौरा पंचाशी का नामक क्या था, एक राजा था। वो राजा क्या करता है, एक ब्राह्मण युवक होता है। उस ब्राह्मण युवक को क्या करता है, अपनी पुत्री को, मैंने आपको कहानी बताई थी, अब आपको याद आ जाएगा। अपनी पुत्री को क्या करता है, ब्राह्मण युवक होता है, उससे कहता है कि मेरी बेटी को आप पढ़ा दीजिए, उसको थोड़ा सा शिक्षित कर दीजिए। तो वो ब्राह्मण युवक आता है, तो अब वो पढ़ाने तो आता है, मगर उन राजा की बेटी और ब्राह्मण के बीच क्या होता है, प्रेम प्रसंग ये चलना शुरू हो जाता है। जिसकी खबर राजा को लगती है तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या करता है, उस ब्राह्मण युवक को क्या करता है, वो मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। उसे कहता है कि इसको काल कोठरी में फेंक दीजिए। तो इसको जब काल कोठरी में फेंका जाता है, तो काल कोठरी में जब ये रहता है तो इसकी मृत्यु से पूर्व का प्रसंग है। तो उसमें क्या करता है, ये अपनी उस राजा की बेटी के प्रति अपने समर्पण, अपने प्रेम का इजहार करता है। तो उस पे जब ये सलाखों के पीछे रहता है, जब ये कारावास में रहता है, तो वहाँ पर ये 50 श्लोकों का क्या करता है, वर्णन करता है, जिसमें प्रेम प्रसंग से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो ये 50 श्लोकों का वर्णन करता है, तो फिर उसके बाद उसको मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये 50 श्लोक ये है, चौरा पंचाशी का ये क्या है, प्रेम ग्रंथ है ये है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरा पंचाशी का क्या है, तो आपको वहाँ पर दिया है प्रेम ग्रंथ है या कोई कथा है या इसमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार तो आपको पता होना चाहिए प्रेम कथा है, ठीक है, ये मैंने सुना दी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है कि चौरा पंचाशी का में बनाए गए चित्रों का औसत आकार वह किस कागज पर इसको चित्रित किया गया है। बेसिकली अगर आपको ये 50 श्लोक पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता भी होगा। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं क्या पता उनको आता है, तो आप लोग दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। जो ये चौरा पंचाशी में जो चित्र बनाए गए थे, चित्रों का जब ये श्लोक थे तो श्लोक के बीच में क्या थे, जो चित्र बनते थे, तो इसमें क्या थे, जो चित्र इनका जो आकार होता था उसमें, तो ये 7.25 से 9.5 इंच का क्या थे,
इनका इस चित्रों का आकार होता था। नोट कर लीजिए, 7.25 इंच से 9.5 इंच क्या होता था, ये कागज में इनका औसत आकार होता था। अब जो ये कागज की बात करते, कभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 54 में बनाए गए चित्रों का औसत आकार क्या है, तो और ये पूछा जाता है 54 का ग्रंथ है किस कागज पर चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें जो कागज का जो प्रयोग किया गया है वो पीले कागज का प्रयोग किया गया है, तो पीले कागज में ये बनाया गया है, तो याद रखिएगा, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 54 का लघु प्रेम काव्य की रचना कब और किसने की। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो लिखा तो उसने था, तो बाद में इसको रचा गया, ये प्रेम जो काव्य को की रचना की गई थी बाद में फिर। तो जैसे 54 नामक जो प्रेम लघु प्रेम कथा की मैंने आपको बताई थी, इसकी रचना कब और किसने की थी। तो वैष्णवी आपको पता है? सर 11वीं शताब्दी और बिल्हण द्वारा हैं? सर विल्हड़ ने की थी। कभी इसकी रचना बिल्हण ने की थी और 11वीं शताब्दी। सही कहा बेटा आपने, गुड। सर विल्हड़। आप मुझे बताते बिल्हण कौन है? सर विल्हड़। आपने कहा कवि विल्हण है ना, आप इनका ये कौन है बता सकती हैं मेरे को? किसी को कोई आइडिया नहीं है? तो हम बताते हैं आपको। तो जो ये नहीं। हाँ बोलो। जो ये विल्हण जो ये हैं, जो ये कह रहे हैं कवि, ये भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीनतम विद्वानों में से पहला विद्वान इसे माना जाता है। सबसे पहला जो साहित्य विद्वान जिसे माना गया है वो क्या है, आपके कवि विल्हण को माना गया है। तो ये समझ लीजिएगा। अब आते हैं, मुझे लगता है कि इसका आंसर तो दे ही दोगे। ये लोहार चंदा के लेखक का नाम क्या था? लॉर्ड चंदा के लेखक का क्या नाम था, बताइए बेटा। सर मुल्ला दाऊद। बिल्कुल सही, इसका मुल्ला दाऊद करके इनका नाम है, बिल्कुल सही कहा। जो बच्चे नहीं दे पा रहे तो सोच लीजिए आपकी तैयारी कितनी चल रही है। चलिए इसका आंसर मुझे पहले सबसे भारती देगी। नाथ द्वार के पट चित्रों को क्या कहते हैं बेटा, बताइए। सर नहीं बता। चलिए किसी को जिसे आता है आप बताइए। सब पिछवाई। सर पिछवाई। पिछवाइन, पिछवाई कहा जाता है ना कि पिछवाइन, ठीक है, पिछवाई कहा जाता है। हाँ सर वही वही। सर वही पिछवाई। तो ये कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 34वें नंबर का प्रश्न है, नायिका भेद के प्रमुख शीर्षक बताइए। अब इसके शीर्षक बताइए, इसके क्या है, आपने पढ़ा होगा बेसिकली, ये 100% आपने पढ़ा होगा। अगर आपको स्मरण है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने पढ़ा है। बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी दीजिए। सर स्वकीय, परकीय और स्वकीय, परकीय और सामान्य। बिल्कुल सामान्य। सही है। 3, अगर कभी क्वेश्चन में पूछे नायिका भेद को कितने शीर्षों में विभाजित किया गया तो आपको पता होगा 3 में, जो कि आपके स्वकीय, परकीय और सामान्य, ये 3 है, बिल्कुल सही। चलिए 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ बन रहे हैं कि मेवाड़ शैली का पहला चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है, बताइए। यहाँ पर आ रहा है ना, एक प्रश्न आ रहा है कि अब हम राजस्थानी में पहुंच गए, तो मेवाड़ शैली का पहला चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है। ऑनलाइन जो भी देख रहा है वो भी दीजिए और अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कीजिए। अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है तो क्लास में भी ऐड हो सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 7055510737। चलिए बेटा आप लोग बताइए। नहीं आता ना? सुभाषाचार्यम। तो बेटा आपको न्योता नहीं देना पड़ेगा बार बार, ठीक है, ये हमारी बेस्ट। सर मैं पहले बता रही थी, आप चलिए चलिए बात ठीक है, कर रहे थे बताइए, सर। ठीक, गुड। चलिए आप तुरंत ही आंसर दीजिए, बिल्कुल सही कहा है ना, सुभाषाचार्यम करके वो ग्रंथ है, मेवाड़ शैली का ये पहला चित्रित ग्रंथ है, जो जैन ये क्या ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं 36वें नंबर का प्रश्न है, ये मेवाड़ चित्र शैली, आप लोग सभी लोग अपने प्रश्नों को नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो?
हाँ सर सर कर कर रहे रहे हैं। हाँ, हैं। मुझे लास्ट में बताओगे अपना स्कोर। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र का नाम बताइए। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र का नाम बताइए, क्या है? उदयपुर। सर उदयपुर। 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 और कोई बताएगा? हाँ सर। बिल्कुल गलत है। अब आप होगे सर नाथद्वार। हैं? नाथद्वार। नाथ द्वारा नाथ होगा। द्वार क्या है बेटा? वो एक शैली है, ठीक है। अब मैं मेवाड़ चित्र शैली की बात कर रहा हूँ बेटा। तो आपने पढ़ा है चावड़ करके एक नाम पढ़ा होगा। चावड़, ये क्या है? मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र का ये नाम है, चावड़, ठीक है। अब ये प्रश्न आ गया आपके सामने 37वें नंबर का। लाल नाव को किस शैली में चित्रित किया गया है, ये बताइए। सर किशनगढ़। किशनगढ़ शैली। गुड, वेरी गुड, किशनगढ़ शैली में ही चित्रित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 38वें नंबर का प्रश्न। ये स्व क्या या नायिका, यहाँ पर हमने जो ऊपर हमने 3 बात की थी, स्व क्या, प्रक्रिया और सामान्य जो हमने बात की, तो यहाँ पर वो आ गया है। तो नायिका के कितने भेद होते हैं? स्वकीय नायिका के कितने भेद होते हैं बताइए। चलिए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। सर मैं 12 और 8 में कंफ्यूज हैं? हूँ। सर 8 है। और कोई बताओ। 12 नहीं सर 8 है। बिल्कुल सही है, 12 में कंफ्यूज मत हो, 8 ही हैं, ठीक है। 8 इसके भेद है। अब जी सर। 39 नंबर का प्रश्न है, ये लिखा है अली रज्जा किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, ये बताइए। सर बीकानेर। अरे और बताओ रे, बीकानेर वालों बताओ। बिल्कुल सही कहा बेटा, बीकानेरी है, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न पत्र आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि, और जो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा बहुत शानदार तरीके से जिसने पढ़ा है, मगर सही तरीके से पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक सुना होगा, कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ा हो ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। तो तब तो ऐसा प्रश्न आएगा तो गलत, बेकार हो जाएगा आप लोगों के लिए। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्रित प्रतिका निर्माण कब हुआ तथा इसका चित्रकार कौन था? मेवाड़ शैली में भगवत पुराण को सचित्रित पत्रिका का निर्माण किया गया था यहाँ पर, और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था, ये बताइए, कौन सा चित्रकार था? सर साहबदीन था भागवत बिल्कुल पुराण। ठीक है। आप बता दीजिए बेटा, ये कब निर्माण किया गया था? सर 1648 में। बिल्कुल सही है, 1648 को क्या किया गया था, ये भगवत पुराण का निर्माण किया गया था। और साबुद्दीन जो आपने कहा बिटिया, वो बिल्कुल सही है, गुड। अब बढ़ते हैं 41वें नंबर का प्रश्न की तरफ। तो 41वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। बसौली जाकर चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की, बताइए। बसौली कोई गया था, सबसे पहले बसौली से जाकर उसने चित्रों की खोज की, वो कौन शख्स था, ये बताइए। भारती बेटा। आनंद कुमार स्वामी। सर आनंद कुमार स्वामी ने की थी, और इन्होंने अपनी किताब में उसके बारे में लिखा था, राजस्थानी राजपूत पेंटिंग में। राजपूत पेंटिंग में 1916 में। भारती आवाज आ रही बेटा? यस सर आ रही है। क्यों खामोश क्यों? प्रश्नों को देख के खामोश हो गए हो? जो भी जिसने भी अभी जो भी कुछ बताया बिल्कुल भी गलत बता रखा है। थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा बेटा, वो हवा हवा में ही पढ़ रहे हो। ये वैष्णवी आप बताओ बेटा। वैष्णवी ने सरल सरल प्रश्न लेके आ रखा हूँ बेटा, अगर इसी प्रकार से रहा तो तुम भी 70 के आसपास रहोगे। आपका स्कोर होना चाहिए, मैंने क्या कर गया, आपका स्कोर होना चाहिए 95 प्लस होना चाहिए।
अगर ऐसी स्थिति में तुम भी लटक जाओगी। देखिए, बसौली जाकर जो चित्रों की जो खोज सबसे पहले जिसने की थी वो अजीत घोष थे। अजीत घोष ने 1925 में ये गए थे, तो उस समय इन्होंने वहां जाकर बसौली शैली के चित्रों की खोज इसने की थी। अजीत घोष वो व्यक्ति हैं। चलिए, 42वें नंबर का प्रश्न है, तो कांगड़ा चित्र शैली के 4 प्रमुख विषय बताइए। कांगड़ा शैली के प्रमुख 4 विषय के नाम बताओ। तो क्या है, प्रमुख 4 विषय क्या थे उनके विषय? सर नायिका भेद, हैं? नायिका भेद, अब मैं क्या रही है, देखिए, कांगड़ा चित्र शैली। सर नायिका भेद है, सर नायिका भेद है, रागिनी है, राधा कृष्ण के बारे में है, और प्रेम। कांगड़ा की बात कर रहा हूँ, कांगड़ा, ना कि मैं बसौली की बात कर रहा हूँ, ना गुलेर की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बात कर रहा हूँ, ना पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, ना पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख, आपने होंगे इसमें बहुत ढेर सारे, मगर आपने, चलिए मैं बताता हूँ, आपने पढ़े भी होंगे बेटा, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़े होंगे। देखिए, पहला जो था आपने कहा कि क्या बताया आपने, नायिका भेद कहा था ना। नायिका भेद किसे कहते हैं बताओ तो बेटा, ये नायिका वैष्णवी, भेद। नायिका भेद किसे कहते हैं? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी बताइए, नायिका भेद किसे कहते हैं बेटा, बताओ रितो। सर सर नायिका भेद जो है वो मतलब 3 रूपों में क्या है, उसमें क्या है कि आप स्वयं के बारे में बात करेंगे, स्व की और पर की, मतलब दूसरों के बारे में, सामान्य मतलब किसी के भी बारे में। तो नायिका भेद में ये है, तीनों टॉपिक, मतलब 3 पॉइंट है इस तरीके से। चलिए वैष्णवी आप बताओ। सुनाई दे रहा है? सर नायक नायिकाओं का चित्रण हुआ है। हाँ, सही कहा। देखिए, आप नोट कर लीजिए, आपको पता होगा। देखिए, पहले है कृष्ण लीला है, फिर नायक नायिका है, फिर भगवत पुराण है, फिर नल दमयंती। ये क्या है, 4 प्रमुख विषय बताए गए हैं। बेसिकली आपको याद रखना है, कृष्ण लीला है, नायिका और नायिका है, नायक और नायिका, और भगवत पुराण है, और नल दमयंती है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं 43 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। जो भी ऑनलाइन देख रहा है तो वो भी आंसर दीजिएगा अगर आता है तो, अन्यथा सिलेक्शन लेना है तो कर दीजिए, नहीं देना है तो घर बैठिए। राजा संसार चंद्र किस वंश के कहलाते थे? ये किस वंश से बिलोंग करते हैं राजा संसार चंद्र? कटोच वंश। बिल्कुल सही है, कटोच वंश के ये हैं। देखिए, अब आपके उत्तराखंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड, सॉरी, गढ़वाल शैली को कौन प्रकाश में लाया? मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकिंदी बिल्कुल लाल। सही है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ही ये लाया था। अब यहाँ पर आया है, मुझे लगता है कि ये भी आता होगा कि चंबा के संग्रहालय का नाम क्या है, बताओ। सर भूरी सिंह संग्रहालय। हाँ, भूरी सिंह संग्रहालय। कहाँ है ये? चंबा कौन, चंबा में चंबा ही कौन से राज्य के अंदर आता है? हिमाचल प्रदेश। हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो ये जो भूरी सिंह म्यूजियम कहा जाता है इसको, भूरी सिंह म्यूजियम आपके चंबा में है। तो याद रखिएगा। अब ये देखिए, 46वें नंबर का प्रश्न है कि गढ़वाल शैली, देखिए गढ़वाल शैली, ये ऑब्लिक मैंने यहाँ पर लिखा है, गढ़वाल शैली के पहले 2 चित्रकारों के नाम बताइए। आप, मैंने यहाँ पर चित्र शैली लिख दिया था, फिर मैंने इसको ऑब्लिक कर दिया था, तो इसको सोच लीजिए ये नहीं है। तो गढ़वाल शैली के पहले 2 चित्रकारों के नाम बताइए। श्यामदास और हरिदास। तो मौलाना राम। क्या क्या? श्यामदास नहीं और नहीं, हरिदास। अभी किसी भी बच्ची ने कुछ कहा था बेटा, वो फिर से दोहराओ तो वाला। मौलाना कुछ कहा था, कुछ बताओ तो बेटा किसने? सर मौला राम हैं? बोला था। मौला राम। मौलाना। सर मौला राम बोला था। अच्छा, मौलाराम। और ये अभी ये कौन बच्ची थी जो ये बोल रहा था कि श्यामदास और हरदास, कौन कह रहा था? किसने कहा? अब ये
शॉर्ट सर्किट हो गया मुझे लग रहा है। किसने कहा? पुष्पा जी, सर श्यामदास और हरदास भी। किसने कहा? ये जो शब्द आपने कहा, पुष्पा जी ने कहा या वैष्णवी ने कहा? किसने बोला ये? पुष्पा जी आपने बोला? नहीं सर। वैष्णवी आप बोल रही हो? जी सर। बिल्कुल सही बोल रही हो, इसमें वो नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हो, ना कि मौला राम नहीं है। ये आपके श्यामदास और हरदास, ये दो क्या है, पहले दो ये चित्रकार माने जाते हैं। क्या है, गढ़वाल शैली के पहले ये दो चित्रकारों को माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं 47 नंबर के प्रश्न की तरफ कि कांगड़ा शैली का सबसे सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? केंद्र पर पूछ रहा हूं, महत्वपूर्ण केंद्र है कांगड़ा शैली का। आता है तो जल्दी हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, फटाफट। नहीं सर। वैष्णवी आता है? हाँ सर आता है, पर याद ही नहीं आ रहा। सर आता है मुझे। सर ऑप्शन से बता दूंगी। आज ऑप्शन से बता दोगे? जी सर। सुजानपुर, सर तीरा सुजानपुर। सुजानपुर तीरा है वो, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप बता जी। दोगे, आपने सही, गुड, वेरी गुड। तो सुल्तानपुर तीरा ये केंद्र है। आप बहुत से जो कोई का बसौली शैली या कांगड़ा ये कुछ है, ये इस प्रकार से नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा कांगड़ा शैली का जो सबसे पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र माना जाता है वो सुजान तीरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 48 नंबर का। तो W.G. आर्चर ने पहाड़ी शैली पर कौन सी दो किताबें लिखी? उन किताबों का नाम मुझे बताइए। सर एक तो कांगड़ा पेंटिंग लिखी थी। एक इंडियन कांगड़ा पेंटिंग ऑफ पेंटिंग पंजाब हिल्स। है? कांगड़ा पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स। हाँ, और कांगड़ा इंडियन पेंटिंग पेंटिंग भी ऑफ है WC आर्चर। इंडियन पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स, ये भी तो लिखी थी। हाँ, बिल्कुल सही है, सर पहली है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स एंड कांगड़ा बिल्कुल पेंटिंग। सही है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल एंड क्या है आपका कांगड़ा पेंटिंग्स, ये दो किताबें W. आर्चर द्वारा लिखी है। मैंने कहीं दफे जब हम ये पढ़ रहे थे तो हम इसको जब हमने पहाड़ी शैली पढ़ी थी तो बेटा हमने इसको बताया भी था कि ये तमाम चीज़ें क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि वो नोट से भी आपको। ठीक है, अब 49 नंबर का प्रश्न है कि राजा संसार चंद की सेवा में रहने वाले दो यूरोपियन यूरोपियन जो कलाकारों का नाम बताइए। संसार जो राजा संसार चंद थे उसकी सेवा में रहने वाले दो यूरोपीय चित्रकारों के नाम बताइए। कौन थे वो दो? यूरोपियनों का नाम बताइए, यूरोपियनों का नाम बताइए। सर जेम्स और ओब्रिया। और कोई बताएगा? ये सही कह रही हैं क्या गलत कह रही हैं? बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर बेटा। अब बात करते हैं 50वें नंबर का प्रश्न है। देख पा रहे होगे आप कि एक ऐसे पादप वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें ग्रंथ लिखे हैं। कई महत्वपूर्ण ग्रंथ उसने लिखे हैं। वो पादप वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक है, इसने क्या करा, पहाड़ी चित्रकला पर कई ऐसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। तो इसका नाम, इस शख्स का नाम बता सकते हैं? ये शख्स का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम सर MS रंधावा। है? MS रंधावा। MS रंधावा। बिल्कुल ठीक है, MS। MS रंधावा, मोहन MS रंधावा है हाँ, सर। बिल्कुल ठीक है, रंधावा। MS रंधावा ये थे। इन्होंने क्या करा था, महत्वपूर्ण ये ग्रंथ लिखे थे। अब आता है ये प्रश्न, आप देख पा रहे होगे बेटा, ह मीर हट का चित्र कौन सा था? इस चीज का चित्र का नाम बता सकते हैं? चित्रकार, सॉरी, चित्र, ये क्या है, हमीर हट का चित्रकार कौन था? ये किस चित्रकार ने इसको बनाया था? बता सकते हैं कोई?
सर ऑप्शन मिल सकते हैं? यार बेटा मैंने ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रखे हैं, मैंने ऑप्शन ही हटा दिए। सर ये याद आ रहा तो। चलिए मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। और बच्चा कोई किसी को आता है? आशीष? नहीं। नहीं तुम सर। दूर दूर तक भी नहीं हुआ, तुम्हारी कंडीशन नहीं है अल्टी निकालने की। और बच्चे भी हैं, मैं तुमसे ही नहीं कह रहा हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बेटा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग, कौन से इतने महानुभाव हो, तुम भी इस चीज़ को ध्यान में रखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी पेपर पीछे जाएगा, तैयारी का मौका आपको मिलेगा, तो उस तैयारी का मौका करना छोड़िए। ये अभी ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा 18 तारीख को पेपर है, दिन रात एक कर दीजिए। मुझे एक मैसेज आया था, अब जब मैंने वीडियो बनाई थी परसों, तो उसमें एक महिला ने मुझे बहुत ज़्यादा भावुक कर दिया था। उसने कहा था कि सर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, हम गृहिणियाँ हैं, हम काम करते हैं, कभी ये कभी वो, ढिमकना फमकना, और मुझे जितना भी टाइम मिलता है वो सिर्फ रात को ही मिलता है। मैं बच्ची को खिला लेती हूँ, उसके बाद मैं रात को रात भर पढ़ती हूँ। कह रही वो, कह रही थी कि 2 ढाई 3 बजे तक वो पढ़ती है, लगातार पढ़ती है। वो कह रही थी मुझे जितना भी समय मिलता है मैं रात को ही करती हूँ। तो बहुत भावुक भरा वो उसका मैसेज था। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी उसका मैसेज दिखाया था। तो कहीं ना कहीं वो एक हर किसी के लिए एक आइडियल करके दे है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसी महिलाओं को सलाम है। तो उनमें से आप भी बनो बेटा। आपकी बच्चियां सो जाती हैं तो कोई बात नहीं, एक महीना नहीं भी सोओगे तो सुबह आंखें आपकी टड़मड़ टड़मड़ा भी करेगी तो कोई फर्क नहीं। एक महीना की तो बात है यार बेटा, एक महीने के बाद तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। चलिए, हरमिट हट का जो चित्रकार कौन था, इसके बाद सजनू करके उसका नाम था, सजनू। अब याद आ रहा है बेटा तेरे को? हाँ सर याद आ ठीक रही। है। तो अब आते हैं 52 नंबर का प्रश्न है। तो कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? सर कुलाटा या कुल कुल्ट है बेटा। या कुलाटा। कुलाटा देखो, और एक वहां पर आएगा, कुलाटा भी दिया जाता है, कुल्ट दिया जाएगा, कुल्लू दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कुल्ट रखना है, ठीक है? कुलट, टॉ से टमाटर, ठीक है? अब आते हैं ठीक है सर। ओके सर। 53 नंबर का प्रश्न है। क्या लिखा है? तीरा सुजानपुर की स्थापना किस राजा ने की? चलिए, आपको आज बहुत ऐसे प्रश्न देखने को मिलने होंगे कि आपने सोचा होगा अभी तक हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना? लग रहा है, नहीं लग रहा है? अरे ये वाला नहीं आता। हैं? हाँ सर, ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। तो हाँ। ये वाला नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, यहाँ पर कोई जितने भी प्रश्न है भारतीय, तुम्हारे भी प्रश्न, किसी भी के प्रश्न गलत हो जाते हैं, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि तुम्हारे प्रश्न वहां पर गलत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना? ओके सर। तो इसका जो सही उत्तर है बेटा, क्या बोलते हैं, वैष्णवी आता है बेटा इसका आंसर? सन्यासी। हाँ तो जोर से बोला कर, फिर फटाफट बोल दिया कर जब नहीं आता कोई प्रश्न। देखिए, तीरा सुल्तान सुजानपुर की जो स्थापना की थी वो राजा का नाम है घमंड चंद, आपको याद होगा, आ गया होगा स्मरण। घमंड चंद वो था। हाँ इसने 1751 से 1774 ईस्वी में इसने इस राज्य की स्थापना करी थी। याद कर लीजिए। आप लोग जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ इसके उत्तर आप लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? हाँ सर, पूरा नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे इसके बाद क्या बोलते हैं, ये भारतीय और ये ऋतु और साथ ही मुझे उनका नाम कि पुष्पा, आपने एक एक जो वहाँ पर आपने नोट किया उसका मुझे व्हाट्सअप करना, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपने नोट किए नहीं किए। बसौली में शीश, सर मैं तो हाँ जो भी नोट करा मुझे भेजना। मैसेज पढ़ रही हूँ बस। बसौली में शीश महल बनवाकर उसमें चित्र किस राजा ने बनवाया? देखिए, बसौली में शीश महल बनवाकर उसमें चित्र किस राजा ने बनवाया था, कोई बताएगा? एनी आइडिया? राजा कृष्णपाल। हैं? सर मेदनीपाल। सर राजा कृष्णपाल। सर मेदनी पाल ने शीश महल बनाया था और चित्र बनाए थे महेंद्र पाल ने। बिल्कुल सही, सही
एक्सप्लेनेशन किया आपने, वेरी गुड बेटा। ठीक है, महेंद्रपाल वह शख्स था जिसने इस महल में चित्र बनाए थे। ठीक है, तो मैं पहाड़ी शैली बेसिकली आपके जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मुगल काल, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, तो इनको तो घोट के पी जाओ। ये महेंद्रपाल वो शख्स था। चलिए आते हैं 55 नंबर का प्रश्न। पहाड़ी चित्र शैलियों में कौन सी चित्र शैली में रंगतें में मेवाड़ के निकट है? ये कह रहा है कि इसको देखिए, पहाड़ी चित्र शैलियों में कौन सी चित्र शैली में रंगतें मेवाड़ के निकट हैं? चलिए बेटा बताओ। हैं? क्या बोला आपने, बोलियो। अरे जल्दी बोलो। चलिए, मुझे पता नहीं आ रहा। देखिए, ये जो थी ना, ये बसौली शैली के ये निकट थी। ठीक है, बसौली शैली मेवाड़ शैली के निकट है बसौली शैली, याद रखिएगा। चलिए, यहां पर देख रहा है तिलौस में और राशि चक्र में कितने चित्र बने हैं? ये प्रश्न मुझे लगता है आप लोग बहुत कम देखा होगा आपने ये प्रश्न को, मगर जो आपने पढ़ा है उसके अंदर ही ये प्रश्न है। चलिए बताओ, तिलस में और हाँ सर, मैं तो पहली बार राशि सुन रहा हूँ। चक्र में कितने चित्र हैं? जितने भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हो तो बता सकते हैं बेटा आप लोग भी। सर ये नहीं कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर हम बैठे हैं ना, तो इसमें ये नोट भी कर लीजिए। इसमें 157 चित्र बने हैं। ठीक है, इसमें कितने बने हैं? 157 चित्र इसमें बने हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि ये प्रश्न तो तुम पढ़ के छट पे बता दोगे। चलो बताओ जल्दी से। अनवर सवेली क्या है बेटा, बताओ। ये पंचतंत्र का ईरानी, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। हाँ फारसी अनुवाद है आपने कहा पंचतंत्र का। कि क्या कहा आपने, फिर दोबारा दोहराओ। सर अनवर सुहेली, हाँ पंचतंत्र का। मैंने वैसे ईरानी पढ़ के, ईरानी फारसी देखी होता है, उसका अनुवाद है पंचतंत्र का। इसके बारे में और बता दो बेटा। क्यों वैष्णवी, बताओ बेटा इसके बारे में और क्या है ये? सर इसी को ही अबुल हसन ने किया था, जो फारसी अनुवाद किया था, जो अय्यारी रानी नाम से जाना गया था। अबुल फजल। चलिए हाँ सॉरी। सुनिए, ये एक संस्कृत का क्या है, प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आप सभी को बताओगे संस्कृत का क्या है, प्रसिद्ध ये कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में पंचतंत्र का जो ईरानी संस्करण इसे कहा जाता है, ये क्या है, अधिकतर इसमें कहानियां पशु पक्षी पर आधारित है। ठीक है, 58वें नंबर का प्रश्न है कि मुगलों के पूर्वजों का वंश क्या था? तो बेसिकली आप सभी को पता होगा, मैं इसको मिटाना भूल गया। अभी आप कहोगे मुझे पता था, तो अगर इसे हटा दिया होता तो ये भी नहीं कहते कि मुझे पता है। वे मंगोल के वंशज थे, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए आरती बेटा, आप क्वेश्चन इसका मुझे इसका आंसर आरती देगी। 59 नंबर का प्रश्न है, बादशाह नामा के लेखक कौन थे बेटा, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ सर, तो बताओ, फिर बताओ। बताओ। अब चलिए और लोग बताओ, जिसे आता है, जिसे भी आता है। सर अब्दुल हमीद लाहौरी। बिल्कुल सही कहा बेटा, अब्दुल क्या है, अहमदी लाहौरी करके वो थे जिन्होंने हाँ बादशाह नामा के ये लेखक माने जाते हैं। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। अकबरकालीन किस चित्रकार ने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी?
सर 10 दसवंत डे। दसवंत वो सबसे था। क्यों आत्महत्या कर ली थी, बता सकते हो? सर पागल हो गया था रुको, वो। एक जना बताओ। सर पागल हो गया था वो। सच में? हाँ सर, इतिहास में तो यही लिखा है फिर। चलो, चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर का। अकबर के शाही पोथी खाने कहाँ कहाँ थे, बताओ। लाहौर, आगरा और फतेहपुर सीकरी में। हाँ सर। चलिए ठीक है, आगरा, लाहौर दिल्ली फतेहपुर सीकरी और फिर आगरा। लाहौर ये यहाँ है। ठीक है, चलिए 62 नंबर का प्रश्न है। बीजापुर के दरबार में कौन मुगल चित्रकार रहता था? बीजापुर के दरबार में कौन मुगल चित्रकार रहता था? सर फारूक बेग। और कोई? ये आरती बताओ, ये सही कह रही है गलत कह रही है? सही है सर, फारूक बेग। फारूक बेग। क्या है, बीजापुर के दरबार में कौन मुगल चित्रकार रहता था? आपने कहा कि फारूक बेग, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अब यहाँ पर अब प्रेमा जी बड़ी मुश्किलों से जुड़ी हैं। जब श्रृंखला खत्म होने के कगार पर आके तो इसका आंसर भी क्या देगी, प्रेमा जी देंगे। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है तथा उसे किसने स्थापित किया था, बताइए बेटा। सर वाराणसी। किसने स्थापित किया था इसको? सर वो कुछ वाजपेयी है करके। अच्छा, और कोई बताएगा बेटा? भारत भवन और कला भवन अलग अलग है, इतना ध्यान में रख लो पहले। तो आपने सही कहा कि ये बनारस में है, मगर इसे जो स्थापित किया था वो राय कृष्ण दास ने इसको स्थापित किया था, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि सम्राट के आसार महल बनवाने के लिए यूरोप के किस देश से चित्रकार बुलाए गए थे? सर ईरान। सम्राट ने आसार महल बनाने के लिए यूरोप के किस देश से चित्रकार बुलाए थे? या कौन से चित्रकार बुलाए थे, बताइए। चलिए आंसर दीजिए, वैष्णवी आंसर दो। सर देखिए, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं एक प्रश्न है, ये इटालियन चित्रकार बुलाए थे। इटालियन चित्रकार थे जो सम्राट ने क्या बनाया था, जो आसार महल को बनाने के लिए यूरोप से इटालियन चित्रकारों को ये बुलाया था। ठीक है, चलिए मुझे पटना शैली आप लोग सभी ने पढ़ी है, तो पटना शैली से रिलेटेड क्वेश्चन है। पटना के चित्रों का माप लगभग क्या होता था, बताइए। 8 इंच से 8 to 6 इंच क्या? और बड़ों का 12 to 16। 8 से 6। सर हाँ, 8 × 6 और 16 × 12 बड़े 22 चित्रों गुणा, का। बड़े चित्रों का 22 × 16, छोटों का 8 × बिल्कुल 6। ठीक। आप उसको आगे पीछे करो, 6 × 8 और 22 × 16, ये ठीक है। जो भी कह रहे हो बिल्कुल क्वेश्चन के मेल खा जाना चाहिए, चाहे आप आगे कहो या पीछे कहो, या 16 आगे कहो या 22 पीछे कहो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, माप तो वही रहनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 66 नंबर का प्रश्न है। लॉर्ड मिंटो ने किस चित्रकार के अनेक चित्र खरीदे? ऐसा कौन सा चित्रकार? सर सेवक 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 राम। सेवक राम। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सेवक राम के ही खरीदे। आप कह रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ। अब 67 नंबर का प्रश्न है। इंग्लैंड से आए हुए 2 चित्रकार बंधुओं का नाम क्या है? जॉन आइक और वॉल्टर। जॉन वॉन आइक बंधु। है जॉन आइक बंधु, यही कहा ना? अब हाँ या ना तो आंसर को। चलिए जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, आप जी बताओ। सर। जहाँ पर
अब बंधु आ गया तो तुमने सोचा इसको ही हम घुसेड़ देते हैं, यही सही होगा, है ना? मगर आप गलत हो। सर थॉमस डेनियल और विल्सन बिल्कुल डेनियल। सही। ये दो चित्रकार थे, जो थॉमस डेलियन और विलियम डेनियन करके ये दो चित्रकार हैं। ये दो जो चित्रकार थे इंग्लैंड से ये आए थे, ये जो बंधु थे, ठीक है। हर इसको थोड़ा समझिएगा। अब अगला प्रश्न है, 68 नंबर का प्रश्न है, सिक्ख शैली में भित्ति चित्रण की शैली को क्या कहा जाता है? देखिए, सिक्ख शैली में जो भित्ति चित्रण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? किसी को आता है? मुझे नहीं लगता है कि किसी को आता होगा, तो इसका आंसर लिख लीजिए। मोहरा कसी करके आता है, मोहरा कसी कहा जाता है। जो सर मोहरा कसी। याद रखिए। अब 69 नंबर का प्रश्न है, पटना को मुगल क्या कहते थे? पटना को मुगल क्या कहते थे, बताओ? कपनी चली। किसने कहा ये कंपनी सनी? किसने कहा? नाम क्या है बताओ जल्दी। पित्तू। शाबाश, यहीं आके पीट दूंगा। सर सर आज आजमाबाद या बिल्कुल सही है। सर आजमाबाद कुछ ऐसा अरे ही है, आजमाबाद। आजमाबाद ही जो कह रही हो वही सही है, कुछ है नहीं, सही है वो, जी सर। ठीक है। पटना शैली किसने कहा था? जो आप कंपनी शैली क्या है? पटना का दूसरा नाम। चलिए अब बात करते हैं 70 नंबर का, कि बनारस के किस राजा ने कंपनी शैली के चित्रकारों को आश्रय दिया? ऐसा कौन सा राजा था जो बनारस के किस राजा ने, बनारस का वो राजा था, कंपनी शैली के चित्रकारों को उसने आश्रय दिया था? बता सकते हैं? सर ईश्वरी नारायण सिंह। ईश्वरी नारायण। ईश्वरी नारायण। ईश्वरी ईश्वरी सिंह नारायण। ईश्वरी नारायण वो था, ईश्वरी नारायण सिंह। महाराज ईश्वरी नारायण, ठीक है ना। अब बात करते हैं 71 नंबर का प्रश्न है, मद्रास के गवर्नर ड्यूक ऑफ क्या है बर्गिंघम ने किस चित्रकार के चित्र खरीदे? सर राजा रवि वर्मा के। और बताओ बेटा कोई? कोई बताएगा? आरती? यहाँ पर है, चली गई है। नहीं आ रहा। तो बताओ फिर किसने वो कि कौन सा चित्रकार था जिसके चित्रकार का चित्र खरीदे गए थे? प्रेमा? सर नहीं आता जो भी ये वाला। ऑनलाइन देख रहा है, आपके नाम मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके नाम जानता हूँ, तो इसलिए पुकार लेना, तो आप लोग भी उनसे आंसर दीजिए। और ये आशीष? हाँ सर। बताओ। नहीं पता है। पता क्यों होगा बेटा? जब पढ़ाई नहीं है तो कैसे पता चल जाएगा? उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपने मद्रास, जो ये मद्रास की गवर्नर ड्यूक है, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। जो ये है ना, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। सर किलीमंडूर में हुआ था। मंडूर तो में। बेसिकली ये राजा रवि वर्मा के चित्र, ये जो मद्रास थे, मद्रास के गवर्नर ने उनको बुलाया भी था, आपको याद होगा अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो उनके चित्र इनके द्वारा खरीदे गए थे। थोड़ा इसको पढ़ना। तो ये गवर्नर से भी ये मिले थे, वहां गए थे, तो उनके चित्र इन्होंने बनाए थे और खरीदे थे। तो याद रखना, थोड़ा सा पढ़ लो उसको, राजा रवि वर्मा को थोड़ा पढ़ना। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि ब्रह्मचारी। अमृता शेरगिल। रीता शेरगिल। हाँ, ये रुक जाओ, मुझे इसका आंसर वो देगी। भारती, कविता का जन्म चित्रकार द्वारा, ये कौन सा चित्रकार था? ये सम्मिलित है, कौन सा चित्रकार है जिसने कविता का जन्म नामक चित्र बनाया था? कौन सा चित्रकार है?
नहीं पता सर। भारती, पुष्पा, एनीवे चलिए। सर सर के हेब्बर। बिल्कुल सही है। सर के हैबर है। कविता का जन्म जो चित्र था वो के हैबर द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम श्रृंखला की तरफ मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मेरे से आज इतने ही क्वेश्चन लिखे गए, तो इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि 150 तक पहुँचाऊँ, तो 75 क्वेश्चन ही लिख पाया। तो ये लिखा है वुमेन फेस किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? सर रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, आर.एन. टैगोर। अब चल भी इसका तू ही बता दे भाई। आशी, ये अंतिम प्रश्न का उत्तर तू ही बता। दारा सिकोह की शादी जो यहाँ पर मैंने लिखा है मुगल जनपद में बनाया गया था, चलिए बताइए। सर ये कुछ मदनी करके था, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है। सर हाजी मदनी ठीक है, तेरे को मदनी हाँ, मदनी वही। नाम याद है, चल ठीक है, अच्छी बात है। तो हाजी मदनी वो था, तो उसके उसमें ये था, तमाम चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की श्रृंखला अच्छी लगी होगी।